नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस की भर्ती के लिए अप्रैल माह से प्रक्रिया शुरू करने की बात की है ना। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी भर्ती है। 35,757 पद हैं, है ना। कितने पद हैं? 35,757। कितने पद हैं? 35,757 पदों पर भर्ती होनी है। पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है। तो आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि अप्रैल माह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जो कि 35,757 पद पुलिस में भर्ती किए जाने हैं, तो उस प्रक्रिया में तेजी आएगी और उम्मीद है कि अब की बार ये भर्ती हो जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से उसी लेवल पर हमें तैयारी करना है। आप जानते हो बहुत से बच्चे तैयारी बराबर कर रहे पुलिस की। आपने ये भी देखा कि टेंडर नहीं मिल पा रहा था, कोई कंपनी ले रही थी एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए एक ही कंपनी टेंडर डाली थी, जिस कारण से ऐसा नहीं हो। तो अब की बार एक से अधिक कंपनियां होंगी जो टेंडर पास होगा और भर्ती कराई जाएगी। तो हमें इतना ध्यान रखना है, अप्रैल माह से इसकी ज़बरदस्त तैयारी, अप्रैल माह से इसकी तैयारी में तेजी आएगी, माने भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बताया है, तो उसी तेजी से हमें भी अपनी तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिए एग्ज़ाम कोच के साथ। और एग्ज़ाम कोच रोज़ सुबह 9 बजे आपको प्रैक्टिस सेट पुलिस का जीएस का कराएगा, और उसमें बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो ये प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, ये किसी न किसी एग्जाम में पुलिस के या घुड़सवारी या कहीं ट्रैकमैन वगैरह जिसमें भर्तियां होती हैं, उसके पेपर को ही इसमें डाला गया है, उसी के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। आप ये भी जानते हो कोई एग्जाम होता है तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो उसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है 2-4 साल में हुआ है पेपर, उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो बाहर ना जाए। तो इस तरीके से हमें तैयारी करना है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। आज हम कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग एग्जाम पे फोकस करेंगे, एग्जाम को ध्यान देंगे, और जो पेपर सॉल्व करना है इस पे ध्यान देंगे। बस आप लोग इतना बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो अप्रैल माह से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, अप्रैल माह से, और अभी आपका चल रहा अप्रैल माह से, है ना। अप्रैल माह से ये प्रक्रिया शुरू होगी, और अभी आपका चल रहा है मार्च। अब मार्च में 2-4 दिन बचे हैं, उसके बाद फिर अप्रैल में आपको सामने देखने को मिलेगा कि इसमें क्या तेजी आती, कब पेपर होगा, कैसे क्या होगा, ये सब, और कितना टाइम हमें मिलता है अपनी तैयारी के लिए। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? किया जा सकता है या किया जाता है, आप ये भी कह सकते हो किया जाता है, ठीक। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, एडियोमीटर, पिक्नोमीटर। आंसर दे सभी लोग। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका होगा हाइड्रोमीटर। क्या होगा? हाइड्रोमीटर इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु वेग। आपसे पूछे वायु वेग किससे मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से मापा जाता है। अगर हम बात करें यूडियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो गैस मिश्रण का आयतन परिवर्तन। क्या? गैस के मिश्रण में गैस मिश्रण आयतन में परिवर्तन, ठीक है, ये मापा जाता है किससे? यूडियोमीटर से। तो बात समझ पाए, वायु वेग के लिए
एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग द्रव का घनत्व मापते हैं। अगर हम बात करें यूडियोमीटर से तो गैस के मिश्रण के आयतन को मापा जाता है। अगर हम बात कर लें कि लैक्टोमीटर से तो दूध में वसा की मात्रा को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीम अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? अगला क्वेश्चन ये आपका है। तो आज हम लोग कमेंट की ओर ध्यान नहीं देंगे, केवल हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, है ना। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है उस तरीके से हम लोग को तैयारी में भी तेजी लानी है, ठीक है। तो इसका आंसर दो। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। बताओ भाई। तो आंसर आएगा लखनऊ। आंसर क्या होगा? लखनऊ होगा। अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर साहब की, भीमराव अंबेडकर साहब की, तो दो बातें याद रखो। आपसे पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मऊ जिले में इनका जन्म हुआ था। महू में हुआ था ना, मध्य प्रदेश के महू में, एमपी के महू में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी तो इनकी मृत्यु बताएंगे। मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1956 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 अप्रैल को भारत कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर भारत में क्या मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और भीमराव अंबेडकर आप जानते हैं संविधान के बहुत बड़ा योगदान रहा संविधान बनाने में, है ना। और अगर हम बात करें अब लखनऊ की, तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ आपकी गोमती नदी के किनारे है, ठीक। लखनऊ, आपसे क्वेश्चन पूछे गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत में स्थित फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी आपके गंगा की सहायक नदी है। पेपर में आता है कि गंगा में गोमती नदी कहाँ मिलती है? तो आपने नाम सुना होगा गाजीपुर का। क्या नाम सुना होगा? गाजीपुर का। तो गाजीपुर से एक क्वेश्चन और पूछता है कि काशी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को कहा जाता है। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से और बनता है कि उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री कहाँ है? तो अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी गाजीपुर में है। बात समझ पाए? अब अगर हम बात करें आगरा, आपसे पूछा आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई। सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। देखो जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर वही हम बता रहे हैं। नगर स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब किया था? तो आप बताएंगे 1504 ईस्वी में किया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगर पूछे आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा आपकी यमुना नदी के किनारे है। आगरा किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर भी आपकी गंगा नदी के किनारे है, ठीक। तो इतनी जानकारी आपको दूसरे क्वेश्चन से मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? आंसर करें सभी लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? बताओ भाई। तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है वो आपका लखनऊ में है। हम आपको बताएं 2017 से पहले इसका मुख्यालय प्रयागराज हुआ करता था। कहां था? प्रयागराज था, ठीक। लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां था? प्रयाग माने प्रयागराज में था। अब कहां है? लखनऊ में है, ठीक।
अच्छा, यहाँ पे मेरठ लिखा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसे कैंची नगरी कहते हैं? उत्तर प्रदेश में किसे कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आता है मेरठ में। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना किस जिले में उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? मेरठ करता है। बरेली से अगर हम बात करें तो बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नगरी के नाम से? सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सर्वाधिक बांस का उत्पादन होता है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? आंसर आएगा बरेली। एक क्वेश्चन और पूछता है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले की बर्फी प्रसिद्ध है? तो बर्फी कहाँ की प्रसिद्ध है? बरेली की प्रसिद्ध है। ठीक, बरेली की है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे ठंडा है या सबसे अधिक ठंडी किस जिले में पड़ती है? तो सबसे अधिक ठंडी भी आपकी पड़ती है बरेली में। सबसे अधिक ठंडी कहाँ पड़ती है? बरेली में पड़ती है। ठीक है, सबसे अधिक ठंडी बरेली में पड़ती है। और बरेली से क्या बनता है? एक क्वेश्चन और पूछता है माचिस की तीली। तो माचिस की तीली सबसे ज्यादा कहाँ बनाई जाती है? बरेली में। माचिस की तीली बरेली में। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है एग्जामों में कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था। ऐसे भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था। तो इससे आपको 3 जानकारियां मिलने वाली हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन है 2000, 1991, 2016, 2011। तो आप बताएंगे 2000। ठीक, अब कुछ और जानकारी लो। उत्तराखंड, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो इसी के संदर्भ में वर्ष 2000 में भारत में 3 नए राज्य बने थे। भारत में कितने राज्य बने थे? 3 नए राज्य बने थे। 3 नए राज्य बने थे। नए राज्य बनाए गए थे या बने थे। अब उनको देख लो। 3 की अगर बात करें, 1, 2, 3, तो पहला कौन सा था? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ पेपर में आता है कि छत्तीसगढ़ भारत का बनने वाला कौन से नंबर का राज्य है? तो आप बताते 25वां राज्य था, सॉरी 26वां राज्य था। कौन सा? 26वां राज्य था। उसके बाद बात करते तो दूसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड था। उत्तराखंड कौन से नंबर का था? तो 27वां राज्य था। कौन सा भैया था? 27वां राज्य था। ठीक, अगर बात करें हम इसके बाद फिर आप देखोगे छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद आप देखोगे झारखंड। और झारखंड भारत का 28वां राज्य था। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, और तेलंगाना 29वां राज्य था। हालांकि वर्तमान समय में भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अब जब अलग हुआ तो हम बताते हैं छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था। किससे? एमपी से अलग हुआ था। ठीक, अगर हम बात करें तो कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। और उत्तराखंड जब अलग हुआ था तो इस समय इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। अगर हम झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। कौन? झारखंड। तो क्या मेरी बात समझ गए? 27वां, 26वां, 27वां, 28वां। तो इसका आंसर क्या होगा? 2000। ठीक, आपसे पूछे उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तराखंड की पहली राजकीय भाषा तो आप बताइए राजकीय भाषा जो है वो आपकी है हिंदी। और पूछे दूसरी कौन सी है? दूसरी राजकीय भाषा किसकी? उत्तराखंड की। तो आंसर आएगा संस्कृत। इस बात को भी याद रखिएगा। उत्तराखंड की पहली राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की दूसरी राजधानी, बहुत बार पूछा गया है, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी जो है वो गैरसैंण है। कोई दिक्कत नहीं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। मतलब पेपर में ये पूछा है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ कि डंडे के साथ? बताओ भाई, किसके साथ खेली जाती है? तो आप बताएंगे ये डंडे के साथ खेली जाती है, सब लोग जानते हैं, है ना। अगर हम बात करें टमाटर, टमाटर की अगर हम बात करें तो पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें दूध में, तो दूध में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड, माने लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? लेवल देखो, क्वेश्चन कितना टॉप क्लास का क्वेश्चन है, पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। लेवल देखिए क्वेश्चन का, और आप अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। एग्जाम कोच आपका जब तक पुलिस का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक प्रैक्टिस सेट ये कराता रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेंगे, सब के सब जीएस के इसी से फंस जाएंगे। बिल्कुल परेशान न हो, बस आराम से आप देखते रहो, पढ़ते रहो और मित्रों में शेयर करते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर तो भाई, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है सिख, तीसरा है बौद्ध, चौथा है ईसाई। बताओ भाई। तो आंसर आएगा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम बात करें काम्पिल मेला, तो आपको यह पता होना चाहिए कि काम्पिल मेला लगता कहां है। ये तो पता है कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपसे पूछ ले, अब ये क्वेश्चन घुमा दे और पूछे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में काम्पिल मेला लगता है, तो आंसर आएगा फर्रुखाबाद। क्या आंसर आएगा? फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद आप जानते हो आलू के लिए जाना जाता है ना। फर्रुखाबाद में आलू बहुत होता है। अगर हम एक क्वेश्चन और पूछ ले, पेपर में आता है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो महादेवी वर्मा का संबंध किससे है? फर्रुखाबाद से। माने इनका जन्म कहां हुआ था? फर्रुखाबाद में। एक क्वेश्चन और पूछता है, महादेवी वर्मा के गुरु का क्या नाम था? महादेवी वर्मा के गुरु का क्या नाम था? आंसर दो भाई। महादेवी वर्मा के गुरु का क्या नाम था? तो महादेवी वर्मा के गुरु का नाम था रैदास। क्या नाम था? रैदास नाम था। ठीक है, आप जानते हो रैदास को क्या काम करते थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर कौन हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। अगर हम बात करें जैन धर्म में, तो आप देखोगे जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण में से एक नाम आता है जिसका नाम महावीर स्वामी है ना। महावीर स्वामी ये 24 तीर्थंकर थे। कौन से नंबर थे? 24वें तीर्थंकर थे। अगर हम बात करें महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम था, क्या नाम था? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान था। बौद्ध धर्म जानते हो गौतम बुद्ध, तो इतनी बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्र है, सोनल मानसिंह की, मल्लिका साराभाई की, पंडित बिरजू महाराज की, उदय शंकर की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। भारत में कथक नृत्य के शास्त्र है, तो आप बताएंगे पंडित बिरजू महाराज से। किससे संबंध है? पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है ना। कि आपसे पूछे कि पुलिस भर्ती में, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती होती है, उसमें से कौन सी
चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं आती है। तो आप जानते हो शारीरिक परीक्षण होता ही है ना, शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता देखी जाती है कि आप हाई स्कूल इंटर पास हो कि नहीं, उसके बाद आयु पात्रता होती है कि कितनी आयु तक आप फॉर्म डाल सकते हैं, आप भर्ती हो सकते हैं। अगली है भाषा योग्यता। तो भाषा योग्यता जो है ये आंसर हो जाएगा। इसमें भाषा योग्यता का कोई मतलब नहीं, आपको कोई एक भाषा पढ़नी लिखनी आती हो जो भारत में बोली जाती है 22 भाषाओं में से, है ना। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल हल्का सा ध्यान देना था कि क्या क्या। और आप ये भी जानते हो अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट भी इसमें लेते हैं, है ना। आपकी चेस्ट भी होना चाहिए, आपकी रेस भी होनी चाहिए, और आपका एज बाउंडेशन भी होता है। शैक्षिक योग्यता जितनी मान लो हाई स्कूल इंटर रखा है तो उतनी होनी चाहिए। तो इसमें तीनों चीज़ें हैं, लेकिन क्या नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, भाषा योग्यता। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाषा योग्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशसुमेघ घाट पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दशसुमेघ घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। क्वेश्चन देखो भाई, पौराणिक कथाओं से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशसुमेघ घाट पर किए जाने वाले दशसुमेघ घाट यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। बताओ भाई। तो देवता की बात की गई है तो भगवान ब्रह्मा जी। क्या होगा, भगवान ब्रह्मा जी। अच्छा एक बात और याद रखो, दशसुमेध इसका मतलब क्या होता है, दशा, अश्व, अश्व माने घोड़ा, मेध का अर्थ क्या होता है, का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है 10 घोड़ों का, 10 घोड़ों का, 10 घोड़ों की बलि। क्या होता है, 10 घोड़ों की बलि। ठीक, किसने दिया था, भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि दशसुमेध घाट है कहां, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। कहां है भैया, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है अशोक चक्र, दूसरा ऑप्शन है परमवीर चक्र, तीसरा ऑप्शन है कीर्ति चक्र, और चौथा ऑप्शन है वीर चक्र। तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दें। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आंसर दीजिए भाई। पुलिस वाले, पुलिस भर्ती होगी जरूर, है ना, बिल्कुल आप संदेह में मत रहिएगा। और ये जो भी क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं ये पुलिस प्रैक्टिस सेट के ही क्वेश्चन हैं, कभी ना कभी ये आए हुए क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत आसान क्वेश्चन आपने देखा होगा और कुछ बहुत कठिन देखा होगा। तो जिसको बोलते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर होएगा जीएस का, तो कुछ ऐसा यहां पर दिखाई देने वाला है। तो 10 नंबर आंसर जो होगा वो होगा परमवीर चक्र। तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाने वाला का नाम क्या है, आंसर आएगा परमवीर चक्र। पेपर में आपसे पूछे परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, परमवीर चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो आप बताएंगे 1947 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब की गई थी, इसकी शुरुआत 1947 ईस्वी में किया गया था, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ... किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा माने किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है। पहला ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, तीसरा ऑप्शन है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, और चौथा ऑप्शन है इस्माइल मर्चेंट।
तो इसका आंसर होगा इस्माइल मर्चेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 101 बार पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। ठीक है, 101 कम बताए, 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया जब से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहली बार विश्व भर में पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण दिवस मनाते कब हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है ना, पहले ये सीखो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि और दूसरा है आवरण। दूसरा क्या बच्चा? दूसरा है आवरण। ठीक, दो से मिलकर बना है। परि का मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर, और आवरण का मतलब घेरे हुए, माने ऐसा जो जीव जगत को या वनस्पत जगत को या पृथ्वी या भूमि को चारों ओर से घेर रखा है, जहां हम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहा जाता है। अच्छा, हम क्वेश्चन पूछे पर्यावरण में ही है, पर्यावरण में कौन सी संधि पाई जाती है? कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यहां पे यण संधि है। कौन सी? यण संधि है। ये टेट वालों के लिए क्वेश्चन। ठीक, यण संधि, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो सबको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें, यहां पे लिखा हुआ है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस और 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 21 जून को सब लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चा हमने आपको चारों ऑप्शन बता दिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए विश्व में पहली बार, है ना, विश्व में पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो आप बताएंगे जून 1974 को विश्व में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है भैया। 5 जून 1974 को विश्व में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपका, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है रोजर बेकन, दूसरा ऑप्शन है सर फ्रैंक व्हिटल, तीसरा ऑप्शन है जेम्स वाट और चौथा ऑप्शन है लुइस एंडरसन वाटरमैन। आज कमेंट की ओर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, केवल आज प्रैक्टिस करेंगे, बस पढ़ेंगे, है ना। बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ठीक है, सभी का आंसर लगभग सही आ रहा है। तो इसका आंसर तो भाई 13 नंबर आंसर आपका। तो इसका आंसर क्या होगा? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आप बताएंगे सर फ्रैंक व्हिटल ने। ठीक, सर फ्रैंक व्हिटल ने। जो लोग जेम्स वाट की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग जेम्स वाट को आंसर बता रहे हैं, तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन या भाप इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने। भाप इंजन अगर पूछे तो आप बताते, भाप इंजन पूछे तो आप बताते भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट था। जबकि जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने
1907 में किया था। कब किया था? 1907 में किया था। अगर हम बात करें लुईस एडिसन वाटरमैन ने, तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं लुईस एडिसन वाटरमैन। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो रही, गलत हो रहे आंसर, तो कोई बात नहीं, जब तक आप गलत नहीं करोगे तब तक सही की तरफ नहीं सोचोगे, ठीक है? तो गलत सही होते रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही? क्वेश्चन के लेवल आप देख रहे हैं। एग्जाम कोच बराबर आपके लिए तत्पर है पुलिस भर्ती के लिए कि तैयारी की, आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी की जाए। तो अविनेश सर जो कि आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट पुलिस का दिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं कि जिससे आप अच्छे से अच्छे अपना स्कोर पूरा कर पाओ और आपको भी वर्दी मिल जाए। और एक चीज़ है, जिस वर्दी पाने के लिए आप पे जुनून होना चाहिए, है ना? जब तक जुनून नहीं है तब तक आप वर्दी नहीं पाएंगे। या कोई भी एग्जाम हो, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, सब कुछ छोड़ के उस पर फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? पहला ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है वीवो और चौथा ऑप्शन है क्वारो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरो, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? कोरो। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? या सॉरी, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में स्थित हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, इसका मतलब यह है, पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ठीक, पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आप लोग जल्दी से आंसर करें। अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, आंसर आएगा मध्य प्रदेश। कौन सा आंसर आएगा? मध्य प्रदेश। अब अगर आपसे पूछे कि भारत में शीर्ष 5 है ना, भारत के शीर्ष 5 वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? वाले राज्य, ठीक। तो अगर हम बात करें कि भारत के शीर्ष 5 वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद में उड़ीसा का नंबर है, ठीक, उसके बाद में महाराष्ट्र। तो 5वें नंबर पे कौन है क्षेत्रफल में? महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से आप पांचों याद कर सकते हो। अगर मान लो कभी एमपी ना दिया हो, है ना एमपी दिया हो, तो अरुणाचल प्रदेश आना, ठीक है। तो भारत में शीर्ष 5 वन क्षेत्रफल वाले राज्य अगर बात करें तो आप रट लो, पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा और 5वें में महाराष्ट्र आता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें कि विश्व में भारत क्षेत्र में नंबर पे आता है, विश्व में वन क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान है 10वां स्थान रखता है। कौन सा? 10वां स्थान रखता है। तो पहले स्थान पे कौन है? आप बताएंगे रसिया, ठीक है। विश्व में क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पे कौन सा देश है? रसिया है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर,
पाउंड, रियाल, यूरो। डॉलर, पाउंड, रियाल, यूरो। तो आंसर दे भाई सभी लोग, ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? डी होगा। तो फिनलैंड की राजधानी फिनलैंड की क्या है? यूरो है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि फिनलैंड आपके यूरोप महाद्वीप का देश है और यूरोप के लगभग कई देशों की मुद्राएं क्या हैं? यूरो ही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? माने क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, दूसरा ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, तीसरा ऑप्शन है मैटसी लाइन रेखा और चौथा ऑप्शन है डूरंड रेखा। तो सब लोग जानते हैं कि ये 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी। उस रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। तो आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 17 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? रेड क्लिफ रेखा की। और ये पाकिस्तान और भारत के बीच में पाई जाती है। कोई दिक्कत? मैकमोहन रेखा आप जानते हो चीन के बीच में है। अगर बात करें डूरंड रेखा की तो ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कोई दिक्कत नहीं। कमेंट की ओर ध्यान आज कम दिया जाएगा, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जुड़े रहे और अपने मित्रों में शेयर करते रहे जिससे उनका भी अधिक से अधिक लाभ हो सके, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम बताएं आपको कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, तो आपको देश की मुद्रा, राजधानी तो बहुत ही मस्ट है। अच्छा, सबसे पहले क्या भारत के बारे में, भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी स्थिति पता होनी चाहिए, कहाँ पे कैसे लोकेट हैं। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल पता होने चाहिए और राजधानी पता होना चाहिए अपने भारत देश की। और अगर हम भारत की बात के बाहर की बात करें तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं जो सीमा बनाते हैं उनकी सीमाओं के बारे में याद होना चाहिए, वहाँ के राष्ट्रपति पता होने चाहिए, वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय पशु पक्षी क्या है, ये सब तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो उसी क्रम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो आंसर दे सभी लोग, सब लोग जानते हैं उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। थोड़ा सा ध्यान देना भैया, मान लो ये आपका उत्तर कोरिया है ना, ये आपका उत्तर कोरिया है। आपने यहाँ की राजधानी बताई, क्या बताया? प्योंगयांग। प्योंगयांग। थोड़ा सी जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं, यहाँ की राजधानी प्योंगयांग है। और आप देखोगे एक दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया है। पेपर में आता है दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में कौन सी समांतर रेखा गुजरती है, तो आप बताएंगे 38वीं समांतर रेखा गुजरती है। कौन सी? 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जाती है। तो हमने बताया मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है भाई? मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है माले। अगर पूछे मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। बात करें मलेशिया की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे कुआलालंपुर। क्या बताएंगे? कुआलालंपुर। ठीक है। तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, मालदीव की राजधानी माले है और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? आंसर दो भाई सभी लोग। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है सिनेसोटा, तीसरा ऑप्शन है लुइसियाना और चौथा ऑप्शन है अटलांटा। बताओ भाई आंसर दो। तो इसका आंसर क्या होगा? अटलांटा। अब अटलांटा क्या है? तो अटलांटा यूएसए।
भाई यूएसए संयुक्त राज्य है ना, कई राज्यों से, माने 50 राज्य हैं, माने वहां पे देश बोला जाता है। तो यूएसए में एक है जॉर्जिया देश। क्या है? यूएसए में जॉर्जिया देश है। क्या है? जॉर्जिया देश। तो ये जॉर्जिया की क्या है? यूएसए में जॉर्जिया की राजधानी है ये। तो आपको एक क्वेश्चन और पता चल गया कि जॉर्जिया देश की राजधानी क्या है। तो जॉर्जिया देश की राजधानी अटलांटा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का या संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, ठीक है। राज्य क्या है? जॉर्जिया है और इसकी राजधानी क्या है? अटलांटा है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ये यूपी पेट में क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें? यूपी में पूछा गया था। यूपी पेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली, हिंदी। तो पूछा गया लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं सबसे ज्यादा? तो बोलते हैं महल। ठीक, वैसे वहां पे हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन हिंदी बोलने वाले कम है। कौन सी भाषा है? महल भाषा है। अच्छा, ये महल भाषा मालदीव में भी बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मालदीव में भी बोली जाने वाली जो भाषा है वो महल भी एक भाषा उसमें होती है। ठीक है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, शासित राज्य है। ये मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसमें? 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखना। लक्षद्वीप है कहाँ? तो ये आपका अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में। ठीक, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के बेटे का क्या नाम है? बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। राजाराम, संभाजी, शाहू, बाजीराम। आंसर, शिवाजी के बेटे का नाम बताओ। कहाँ का क्वेश्चन पूछ रहा बताओ? हिस्ट्री का। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताए जो तीसरे छत्रपति जी कहलाते हैं। आंसर दे सभी लोग। तो थोड़ा सा शिवाजी के बारे में जाने। अगर हम पूछें कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 19 फरवरी 1630 में। 1630 में शिवनेरी दुर्ग में। कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछ ले कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये लगभग 50 साल जिए थे। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रायगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी भैया? रायगढ़ में हुई थी। इतना याद रखो। अगर हम शिवाजी की और बात करें तो शिवाजी के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? शिवाजी के 2 बेटे थे और 6 बेटियां थी। अब ये क्वेश्चन बना है तो थोड़ा सा और देख लो, है ना। 6 बेटियां थी। अगर हम 2 बेटों की बात करें तो 2 बेटों में बड़े बेटे का नाम पूछे, बड़े बेटे का नाम, तो बड़े बेटे का नाम संभाजी है। क्या है? संभाजी। बड़े बेटे का नाम संभाजी है, जबकि छोटे बेटे का नाम राजा राम है।
क्या नाम है? राजा राम है। तो इस प्रकार से हमने शिवाजी के बारे में बताया। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी जिले में, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ में हुई थी। इनके 6 पुत्रियां और 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम संभाजी और छोटे बेटे का नाम राजा राम है। इन्हें ही तीसरे छत्रपति के नाम से जाना जाता है। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उड़ीसा से प्रारंभ तक प्राचीन लोक नृत्य है, माने पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? पुलिकली, राउत नाच, डोलू कुनीथा, घुमूरा। बताओ भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? घुमरा होगा। अब आपसे पूछे कि घुमरा प्राचीन लोक नृत्य कहाँ का है, तो उड़ीसा से इसकी शुरुआत होती है। अगर हम बात करें राउत नाच की, राउत नाच कहाँ होता है, तो आप जानेंगे ये किसके द्वारा होता है? राउत नाच तो यादव परिवार के या यादव समुदाय के लोग करते हैं, यादव समुदाय के लोग करते हैं। और ये कहाँ का खेल है, ये कहाँ का नृत्य है, तो आप बताएंगे ये छत्तीसगढ़ का खेल, छत्तीसगढ़ का नृत्य है। राउत नाच कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। ये दीपावली में मनाया जाता है, ठीक है, दीपावली में, दीपावली में होता है। अगर डोलू कुनीथा की बात करें तो ये कर्नाटक में, पुलिकल की बात करें तो केरल में। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह ... तक कर दिया गया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ष 2018 से पहले राष्ट्रपति का वेतन कितना था और उपराष्ट्रपति का कितना था। उसके बाद अब इसके बाद राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया। बहुत सही, सभी का आंसर वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। सभी लोग कमेंट में हम लोग ज़्यादा ध्यान ना देकर, आज हमने पहले ही कहा था कि कमेंट की ओर आज हम ध्यान नहीं देंगे, आज पेपर की ओर ध्यान देंगे, क्वेश्चन की ओर देंगे कि 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया। तो आप बताएंगे वर्तमान समय में 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन है, जबकि उपराष्ट्रपति का 3.5 लाख रुपए है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप जानते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति का नाम तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में ... इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। माने भारत अपने नारियल वार्षिक उत्पादन में कौन कौन से देश के बाद तीसरे स्थान पे है, तो फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद भारत किस स्थान पे आता है, तो आप बताएंगे तीसरे स्थान पे, है ना। तो फिलीपींस, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर भारत। अगर बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन कौन करता है, तो भारत में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन तमिलनाडु करता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, हस्तलिखित का मतलब हाथों से लिखा गया, है ना, पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो आप बताओ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 224 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से कितनी महिलाएं थी, यह क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 15 और चौथा ऑप्शन 25। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। अगला है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ... किसकी थी। माने काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ... किसकी थी। खुदीराम बोस की, शिवराम राजगुरु की, अशफाक उल्ला खां की, यतीन्द्रनाथ दास की। तो इसका आंसर क्या होगा? अशफाक उल्ला खां। माने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की ये थी।
कोई दिक्कत? इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हम बात करें काकोरी रेलगाड़ी की तो ये कब हुई थी? तो आप बताओगे 1925 में, ठीक। अगर हम बात करें खुदीराम बोस, तो खुदीराम बोस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के सबसे कम उम्र के, ये भारत के सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे, फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे, या क्रांतिकारी कह सकते हो ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। मतलब यह है कि बगरू जो हाथ की छपाई और हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है वो किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है केरल। बताओ भाई कि बगरू में हाथ की छपाई के लिए कि कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का है। ये बगरू जो है ये हाथ की छपाई, ये हाथ की छपाई और हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है, हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, ठीक है। राजस्थान का अगर हम बात करें, राजस्थान के राजकीय पक्षी की बात करें कि राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजस्थान का राजकीय पक्षी गोदावण है। राजकीय पक्षी यहाँ का क्या है? राजकीय पक्षी की अगर बात करें, राजकीय पक्षी की हम बात करें तो होगा गोदावण पक्षी। कौन सा? गोदावण पक्षी है। अगर हम बात करें, ये गोदावण पक्षी वही है जब 1973 में है ना, या 1973 में भारत में जब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा रहा था तो ये सबसे आगे था, लेकिन अचानक इनकी संख्या कम होती गई, जिस कारण से यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनने से वंचित रह गया। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो गया? कौन हो गया भाई? तो मोर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है। नगद आरक्षित अनुपात माने इसको बोलते हो CRR, CRR, ठीक है। आपसे पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना था? तो जिस समय पेपर हुआ था उस समय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 2018 में नगद आरक्षित अनुपात CRR का जो परसेंटेज था वो 4% था। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय में, अगर हम बात करें वर्तमान समय में वर्तमान समय में CRR कितना है? तो आप बताएंगे 3% है, ठीक है। कितने परसेंट है? 3% है। अगर हम बात करें RBI की, है ना, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना 1900 कब हुई थी भाई? RBI की स्थापना 1934 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पेपर में आता RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल 1799 ईस्वी में। अब आपको यह भी जानकारी हो गई, अगर आपसे पूछे कि हवा महल कब बना, है ना भैया, आपसे पूछे हवा महल कब बना, तो आप बताएंगे 1799 हवा महल।
कब बना? तो आप बताएंगे 1799 में। किसने बनवाया था? तो आपको पता होना चाहिए, सवाई राजा प्रताप सिंह ने। अब आपसे पूछे हवा महल है कहाँ? तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। और जयपुर कहाँ है? जयपुर आपका राजस्थान में है। ठीक है। अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन आया था कि भारत में कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ 19 जिलों को बढ़ाया है? तो 19 जिला बढ़ाने वाला भारत का राजस्थान है। और इससे पहले राजस्थान में 33 जिले थे, 33 और 19 हो गए 52। लेकिन एक बात और याद रखना, जयपुर है ना, जयपुर और जोधपुर को कर दिया गया है, इसलिए ये कम हो गए हैं। अब कितने बचे? तो राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 50 हो गई है। इस बात को याद रखिएगा करंट अफेयर्स में। ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल के, पुर्तगाल के। और पुर्तगाल, अगर बात हम करें कि भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है? पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच हुआ था? और भी कैसा मैच हुआ था? एक T20 मैच हुआ था। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो आप बताएंगे वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। किसके? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इकाना स्टेडियम का उद्घाटन कब हुआ था, कब हुआ था? तो आप बताएंगे 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। और इकाना स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में, सब लोग जानते हो। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया था? एशियाई वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर चीन होगा। किसने किया था? चीन ने किया था। अच्छा, ये कौन सा था? वर्ष 2022 में किस नंबर का एशियाई खेल था? तो आप बताएंगे 19वां था। 19वां एशियाई खेल आयोजन था। ठीक है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो काफी पुराना करंट का क्वेश्चन हो गया है। सब लोग जानते हो जनरल बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को अपना पदभार संभाला था। अगर हम बात करें कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्तमान में कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है भाई? मनोज मुकुंद नरवणे। इसको भी आप याद रखेंगे। मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, नरवणे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन, या नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। बताओ भाई। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर, है ना। थाईलैंड की राजधानी क्या है?
बैंकॉक, इंडोनेशिया जकार्ता और दूसरी नुसनतारा। अगर हम बात करें कि मलेशिया, अच्छा चलो ठीक है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। एक क्वेश्चन थाईलैंड से पूछता है, हाथियों का देश। चलो छोड़ो, टाइम ज्यादा हो रहा है। अगला देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है अग्न्याशय, तीसरा ऑप्शन है तिल्ली। तिल्ली को जानते हो क्या कहते हैं? तिल्ली को क्या बोलते हैं और शुद्ध भाषा में बताना भाई। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है अग्न्याशय, तीसरा ऑप्शन है तिल्ली, चौथा ऑप्शन है पित्ताशय। तो मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्न्याशय पैदा करता है। अच्छा, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं की अग्न्याशय में बीटा कोशिकाओं की लैगर-हैंस की द्वीपकाओं से क्या होता है? इंसुलिन का श्रावण होता है। जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है, अगर पूछे कि हमारे शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है, इंसुलिन का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज, या आप ये कह सकते हो शर्करा को, क्या? शर्करा को नियंत्रित करना। ठीक है, शर्करा को नियंत्रित करना। शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? तो आप बताएंगे शर्करा को नियंत्रित करने वाला जो है वो इंसुलिन है। जब हमारे शरीर में शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, और जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकोज की घटेगी, है ना। तो इंसुलिन जो होता है वो अग्न्याशय से पैदा होता है। अगर हम बात करें पित्ताशय में, है ना, तो पित्ताशय में पित्तरस स्थित होता है। पित्तरस कहाँ पाया जाता है? पित्ताशय में, जबकि निकलता कहाँ से है? यकृत से। ठीक, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फिर हम किसी क्लास में आपको इसको विस्तार से बता देंगे कि इसका वजन क्या है। अगर हम पूछे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड कौन सी है, तो अब मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे अग्न्याशय है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ध्यान देना, अधातु पूछा है इसने, धातु नहीं पूछा है। अगर धातु की बात करें, अगर धातु की बात करें तो पारा हो जाएगा। ठीक, अगर धातु की बात करें भाई तो पारा होगा, लेकिन इसने अधातु पूछा है तो अधातु क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा जाता है, अगर अब क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन, इससे पहले आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिला और इसके बाद भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। अगर हम पूछे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बताएंगे इसका होता है 17, है ना। कितना होता है? 17। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की करें तो 2, 8, 7 होता है। अगर कैल्शियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, सोडियम की बात करें तो 11 होता है। अगला क्वेश्चन है, CH3COOH, CH3COO, CH2CH3 का सूत्र क्या है? ब्यूटोनाइक अम्ल, मिथिलाइक इथेनोट, एथिल एथेनोट या प्रोपेनोइक अम्ल? बताओ भाई, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर होगा एथिल एथेनोट, एथिल एथेनोट, एथिल एथेनोट। तो इस प्रकार से हमने आपका पुलिस का एक सेट सॉल्व कराया जिसमें जीएस के 38 क्वेश्चन थे, ठीक है। और आप लोग भी आंसर देते रहे, लगभग लोगों का आंसर भी सही आ रहा है, लेकिन और अच्छे से तैयारी की जाए जिससे आपसे गलतियां कम हो, है ना, और आप पेपर में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज ठीक ठाक है, बात समझ में आती है, क्वेश्चन के लेवल आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।